नमस्कार बच्चों, इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं और बहुत बच्चे इससे काफ़ी लाभान्वित भी हो रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें इन सभी बातों का पता चलता है कि किस किस तरह से बच्चे अभी तैयारी और काफ़ी जोर लगाए हुए हैं। क्योंकि आपके बोर्ड की जो परीक्षा है 2021 में जो होने वाली है, वो आपको पता ही है कि मई से उसका डेट जो है फाइनल किया गया है। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ, वो टॉपिक इसी से संबंधित है। क्योंकि वास्तव में जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा देते हैं, वो पहली बार देते हैं, तो उनके मन में बहुत ही अनेक प्रकार का भय बना रहता है कि किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षा हम देते हैं। क्योंकि इससे पहले की जितनी सारी परीक्षाएं होती हैं वो विद्यालयों में होती है, खुद के विद्यालयों में होती हैं। तो एक बड़ा ही अनायास टाइप का भय जो है वो बच्चों के मन में समाया रहता है। तो इस टॉपिक के माध्यम से आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, इससे बहुत हद तक आपको काफ़ी जो है सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जो भय है वो आपका दूर होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और हमें विश्वास है कि यदि इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो काफ़ी आप इससे लाभान्वित होंगे। और बोर्ड में इन चीज़ों को, चूँकि छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जहां हमारा ध्यान नहीं जाता है एग्जामिनेशंस में, या जब हम तैयारी करते हैं कि बोर्ड की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इन विषयों पर जब हमारा ध्यान नहीं जाता है तो उससे कुछ न कुछ हमें लॉस हो जाता है। तो आज हम जिस टॉपिक को यहाँ रखे हैं वही वो टॉपिक है कि वास्तव में 2021 की जो बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है, चाहे वो 10th की हो या 12th की हो, जो भी आपकी बोर्ड की परीक्षा है उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पॉइंट्स के रूप में आपके सामने में रखने जा रहा हूं। शायद इस पॉइंट्स को आप देखें, चर्चा तो हम लोग करेंगे ही, साथ ही साथ इस पॉइंट्स को मैंने रिटन में भी रखा है ताकि आप इसे पढ़ भी सकें। सबसे इसमें मैंने पहला जो पॉइंट दिया है वो है रिड्यूस सिलेबस का अवलोकन करना। जो आपको पता है कि 2021 में आपका जो सिलेबस जो पूरा पढ़ना है, जो सपोज कीजिए यदि आप संस्कृत में 10 चैप्टर है या मैथ्स में 10 चैप्टर है या और भी दूसरे सब्जेक्ट में 10 चैप्टर, तो उसमें से जो है 40% 40% उसमें से रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ 40% कम हो गया तो उसमें बहुत सारे चैप्टर आपके छट गए हैं, निकल गए हैं। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं। क्योंकि जो चैप्टर छट गए, कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं जाता है, चूँकि आपके बुक में चैप्टर जुड़ा हुआ है, लिखा हुआ है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। तो वो नहीं करना, चूँकि आपको समय इस बार कम मिला था, कोरोना के चलते जो है काफ़ी क्लासेस हुई नहीं, तो इस वजह से सिलेबस को कम किया गया था। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि हमें उन चैप्टर को याद रखना है जो चैप्टर आपको कम किए गए हैं। क्योंकि जो चैप्टर हटा दिया गया उस पर आपको भी ध्यान नहीं देना है। इससे जो है आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो चलिए सर्वप्रथम जो है 2021 में होने वाली बोर्ड की जो परीक्षा है, इसमें प्रत्येक विषय के रिड्यूस सिलेबस के ध्यानपूर्वक जो है आपको अवलोकन करना चाहिए। दूसरा इसमें है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। अतः आपको तैयारी करने में इससे काफ़ी आपको जो है सुविधा होती है, ठीक है ना। क्योंकि इस बार 2021 में जो है वो 40% सिलेबस को कम किया गया, जिस चीज़ की चर्चा में पहले ही मैंने किया है। दूसरा इसमें जो हमने पॉइंट रखा है, जब बच्चे बोर्ड की परीक्षा देते हैं उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपके टीचर ने, आपके जो विषय शिक्षक हैं, वो विषय शिक्षक आपको बहुत सारे टिप्स जो है कुछ ना कुछ टेक्निक बताते हैं, है ना। तो उन सभी ट्रिक को आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, उनके दिए गए निर्देशों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कारण इसका ये है कि वो टीचर बोर्ड की कॉपियों को चेक करते हैं, ठीक है ना। और बोर्ड की कॉपियों को चेक करते हैं तो उन्हें पता होता है कि किस किस तरह के प्रश्न पत्र आते हैं, किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना चाहिए, किस क्वेश्चन को पहले टच करना चाहिए या फिर किस प्रश्न को बाद में हमें करना चाहिए। तो वो आपके जो विषय शिक्षक हैं, जो सब्जेक्ट टीचर हैं, उनके निर्देशों को, उन पर पहले आपको सबसे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चों का ये सोच होता है कि नहीं, ऐसे ही सर बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूर ध्यान दें कि आपको सबसे पहले अपने शिक्षक के बातों पर भरोसा करें और उस पर फिर अमल करें। तो इससे आपको देखिएगा कि काफ़ी हद तक आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। तो इसी बात को मैंने यहाँ बताया है कि पूरी तरह से विश्वास करते हुए, है ना, उनके द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन्होंने कौन कौन से प्रश्न बताए हैं कि ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या और दूसरे प्रश्न जो हर चैप्टर से रिलेटेड होता है,
उसकी जो है वो मतलब कि चर्चा आपसे करते हैं। कौन कौन से उन्होंने नोट्स को आपको उपलब्ध कराया है, जिस भी विषय में आप पढ़े हैं उसका उन्होंने नोट्स लिखवाते हैं टीचर आपके, है ना। लिखने की जो शैली है, आपका राइटिंग स्किल क्या है, किस तरह से आंसर को जो है प्रेजेंट करना चाहिए बोर्ड परीक्षा में, इन सभी चीज़ों को जो है आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपको निर्देश देते हैं। उन निर्देशों को जो है आपको काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए, काफ़ी सीरियसली उसे जो है आपको लेना चाहिए। और फिर उन्हें ही, और क्योंकि चूँकि मैंने बताया कि उन्हें भाई बोर्ड परीक्षा में कॉपी चेक करने का, एवल्यूशन का, मूल्यांकन का उन्हें काफ़ी अनुभव होता है, तो इसलिए वो उसी अनुभव को जो है वो आपके साथ जो वो शेयर करते हैं और उससे फिर आपको लाभ मिलता है। ये पता चलता है कि कैसे और कहाँ मार्क्स कटता है और कैसे मार्क्स को बचाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, इसमें हम लोग यदि तीसरी पॉइंट्स की बात करें तो पिछले वर्षों के प्रश्नों का जो है हमें ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। उन बच्चों के लिए ज़रूरी है, चूँकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कि पिछला बार बोर्ड में किस प्रकार का प्रश्न रहा, प्रश्न पत्र जो आपको जो क्वेश्चन पेपर थे वो किस प्रकार के रहे थे, तो इससे आपको ये आइडिया मिलता है कि हमें भी उसी पैटर्न की तैयारी करनी चाहिए। जब हम सेल्फ अगर तैयारी करते हैं बिना प्रश्न पत्रों के सहायता के, तो वहाँ पर ये दिक्कत ज़रूर आती है कि हमें बहुत कुछ आइडिया नहीं मिलता है कि भाई कौन कौन से प्रश्न मेरा छूट रहा है जब हम तैयारी कर रहे हैं तो, या कौन कौन सा प्रश्न हमें और देखना चाहिए। तो इन सभी बातों का पता जो है आप जब पिछले वर्षों के आप 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को यदि आप देख लें तो हमें लगता है कि 50% क्वेश्चन आपको वैसे ही टच कर जाता है यदि आप विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप यदि सॉल्व कर लेते हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो कॉमन क्वेश्चन होता है, जो हर बार पूछा जाता है, हर 1 साल के बाद 1 साल उसको रिपीट किया जाता है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। आप केवल 5 साल के प्रश्न पत्रों करते हैं तो 50% क्वेश्चन जो 2021 में बोर्ड परीक्षा में जो होने वाली है, बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी से रह जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको पता भी चल जाता है किस किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए उसी के पैटर्न पर आपको तैयारी करने में सुविधा भी होती है, ठीक है ना। तो इसी बात को हमने यहाँ किया है, उसी को आपको स्टडी करना चाहिए। विगत 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों का स्टडी करें और उसे सॉल्व अवश्य करें। सॉल्व करें तो ये ध्यान रखें क्या 3 घंटा में आप पूरे के पूरे प्रश्न पत्रों को आप सॉल्व कर लेते हैं। यदि नहीं करते हैं तो कितना समय आपका लगता है। अगर 3 घंटा से बढ़कर अगर 3.5 घंटा लगता है तो आधा घंटा आपको मैनेज करना है, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको जो है सॉल्व तो जरूर करना चाहिए विगत 5 वर्षों के प्रश्नों को। साथ ही साथ इस बार जो है मॉडल प्रश्न पत्र भी CBSE के द्वारा उपलब्ध कराया गया है या जैक बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराया है। जो बच्चे स्टेट बोर्ड्स में हैं तो देखिएगा कि सभी स्टेट्स ने अपने अपने मॉडल क्वेश्चन को भी बच्चों के लिए उपलब्ध कराया है, जिससे कि उन बच्चों को पता चल सके कि जो बोर्ड परीक्षा है वो बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न रहेगा बच्चों की सुविधा के लिए। तो उससे भी आपको ज़रूर हल करना चाहिए। और मैंने भी कुछ मॉडल सेट डाले हैं, आपने देखा ही होगा, तो उसका भी आप काफ़ी गंभीरता से उसको आप रिवीजन करते रहिएगा, बराबर रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको ये पता चले, माइंड में आपका सेट हो जाए कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो इसी तरह का होगा, ठीक है। तो इस बार का जो प्रश्न पत्र रहेगा वो कैसा रहेगा तथा आपकी तैयारी कितनी है और कौन कौन से प्रश्न उस विषय में बार बार पूछे जाते हैं, इस बात का पता जो है आपके मॉडल सेट से या विगत 5 साल के प्रश्न पत्रों के सॉल्व करने से चल जाएगा। हालांकि इस बार जो है यद्यपि 50% ऑब्जेक्टिव टाइप का ही प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में होना चाहिए क्या रहेगा ही, क्योंकि आपने जो मॉडल सेट जो मैंने उपलब्ध कराया है आपको, आप यदि उस मॉडल सेट को देखिए तो उसमें भी वही 50% क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही दिया गया। यदि मैं संस्कृत की बात करूँ तो उसी प्रकार से दूसरे विषयों में भी है, मैं केवल संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे विषयों में चाहे वो मैथ्स हो या फिर साइंस हो या और भी जो हिंदी इंग्लिश सब जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी देखिएगा 50% इस बार क्वेश्चन को जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में डाला गया है और 50% आपको लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप का आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके लिए एक चीज़ और है, आप यदि मैंने जो पॉइंट्स 4 में मैंने बनाया है, एक इसके लिए स्पेशल रूटीन की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी काम को जब करने के लिए चलते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम को चॉकआउट करते हैं, ठीक है ना। एक रूटीन की आवश्यकता जरूर होती है, क्योंकि यह रूटीन क्या करता है, आपके टाइम को मैनेज करता है, एक तरह से वो टाइम मैनेजमेंट का काम करता है। आप यदि रूटीन को मेंटेन नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट आपका छूट गया,
सपोज कीजिएगा आज मैथ्स लेकर के बैठे हैं, तो घर में छुट्टियां हैं तो मैथ्स लेकर के बैठे हैं, तो पूरा दिन आज मैथ्स में ही लग गया, बाकी विषय आपका छूट गया। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप क्या करें कि हर विषय के लिए सपोज कीजिए कि 24 घंटे का आपके पास समय है, तो 24 घंटे में आप 6 घंटा सो लिए या 8 घंटा सो लिए, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूँ कि 24 घंटा में यदि आप 10 घंटा भी आप इधर उधर के टाइम को आप यदि आप बांट दीजिए, सोने में, घूमने में, खाने पीने, स्नान करने इत्यादि में, तो फिर भी आपके पास 14 घंटा का समय बचता है। तो उस 14 घंटे को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो उस 14 घंटे को 14 आवर्स को आपको अलग अलग विषय, जैसे 5 विषय है या सपोज कीजिए कि 7 सब्जेक्ट है, 7 है, तो 2-2 घंटा हमने सारे सब विषयों पर मैंने बांट दिया। जो कठिन है उस पर 2 घंटे के बजाय 3 घंटा रख दिया या 4 घंटा हमने रख दिया। सपोज कि मैथ्स थोड़ा सा कठिन बच्चों के लिए होता है या साइंस थोड़ा सा कठिन है, तो इस पर हम 3-3 घंटा कर दिए, तो 6 घंटा ऐसे निकल गया। फिर उसी प्रकार से जो सब्जेक्ट थोड़ा सा ईजी है उसको हमने 1 या 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए रख ली। तो इस प्रकार से सारे विषयों को, जो कि आपको पता है कि आपके लिए कौन सा विषय कठिन है, तो उस पर थोड़ा सा टाइम जो है आपको ज़्यादा रूटीन में मेंटेन करना चाहिए, देना चाहिए। और बाकी विषयों को भी आपको छोड़ना नहीं है, बाकी विषयों में भी आपको उसी प्रकार से 2-2 घंटा और प्रत्येक दिन आपको देखना है। जो यदि आप प्रत्येक दिन नहीं देखते हैं, अगर छूट जाता है, तो बोर्ड परीक्षा के दिन आप देखते ही हैं, आज पेपर हुआ, फिर एक दिन के बाद फिर दूसरा पेपर होगा, तो उस समय सिर्फ आपको रिवीजन का टाइम आपको मिल भी नहीं पाता है। बस केवल आप देख पाते हैं प्रश्न पत्रों को या उसके आंसर को, उस समय तैयारी करने का आपके पास वक्त नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए उसके लिए आपको स्पेशल रूटीन होना चाहिए। चूँकि अभी आपके क्लासेस ऑफ रहते हैं, तो आपका पूरा फुल टाइम आप घर में रहते हैं, तो उसी के अनुसार आपको रूटीन का जो है डिवीज़न करना चाहिए। और उसको पूरी केवल रूटीन बनाए नहीं, रूटीन बनाना तो बड़ा आसान है, उसको बना लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं भी देखता हूँ, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ, तो मुझे पता है कि कुछ बच्चे जब आते हैं, मैं भी उनको मैंने रूटीन बनाकर उपलब्ध कराया, लेकिन बच्चे बना तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं सर मैं 5 बजे से बनाया था, नींद ही नहीं खुली, है ना। तो वो नहीं, मतलब 5 बजे का आपने रूटीन बना लिया कि 5 बजे उठना, मतलब 5 बजे आप बैठ जाइए, जहाँ भी आपका सिटिंग व्यवस्था है पढ़ने का, तो वहाँ 5 बजे बैठ जाइए और शुरू हो जाइए। 5 से 7 तक आपको या 8 तक आपको जो भी साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस को आप देखिए, फिर उसके बाद 1 घंटे के या आधा घंटे के लिए फ्रेश होना है, फिर दूसरे विषयों को देखना है, तो इस तरह से, ठीक है ना। तो इसलिए स्पेशल रूटीन को आपको फॉलो करना चाहिए। तो एक परीक्षा की तैयारी एक अलग रूटीन होना चाहिए, जिसमें कि आपको जो विषय कठिन लगता है उसे प्रतिदिन दूसरे विषयों की अपेक्षा उस विषय पर थोड़ा अधिक समय देना चाहिए, जो विषय आपको कठिन लग रहे हैं, ठीक है ना। आपके रूटीन में समय का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए जिससे सभी विषयों पर लगभग बराबर का समय मिल सके। जो कठिन है उस पर थोड़ा अधिक दें, और बाकी जो सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा सा नॉर्मल या जो इजी हैं उन पर आपको कम समय देना है, लेकिन बराबर इक्वल टाइम का आपको डिवीज़न करना चाहिए। इसके साथ साथ जो 5वां आप पॉइंट देखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं, लेकिन 3 घंटे में उस प्रश्न के आंसर को कैसे हमें लिखना चाहिए, हमें प्रेजेंट करना चाहिए, ये बच्चों से हो नहीं पाता है। तो इसको मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब सोचिए कि आप कितना मेहनत करके प्रश्न के आंसर को, उत्तर को आप तैयार करते हैं, और 3 घंटे में आपका यदि क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपका यदि छूट जाता है, तो आप कितने आपका लॉस होता है, कितनी आपकी हानि होती है, जो कि याद रहते हुए आप प्रश्न नहीं लिख पाते हैं। और मैं बता दूं आपको कि ऐसा एक नहीं, मैंने सैकड़ों केस देखे हैं, जो बच्चे हम लोगों से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो सारी इन सभी चीज़ों को जो है वो काफ़ी बताते हैं कि सर मुझे पता था लेकिन समय नहीं मिला, कॉपी छीन ली गई कि नहीं अब टाइम हो गया, कॉपी दो, लास्ट आवर तक एकदम लिखते चले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट जो है आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लिखने का जो स्पीड है वो एकदम मेंटेन होना चाहिए, एकदम टाइम के अनुसार चलना चाहिए कि आपको किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न को हमको पहले देखना है। किसी एक प्रश्न पर आपको ज़्यादा समय, कई बार ऐसा होता है आप देखेंगे कि कोई प्रश्न ऐसा आपको मिलता है कि उसको आप नहीं जान रहे हैं, या जान रहे हैं तो उस समय याद नहीं आ रहा है ना। तो उस प्रश्न को आप उस समय छोड़ दीजिए। छोड़ने का मतलब हमेशा के लिए मत छोड़ दीजिए, उस प्रश्न को उस समय के लिए छोड़िए, फिर आप आगे बढ़ जाइए। चूँकि आपका टाइम का जो लिमिटेशन है वो 3 घंटे का ही है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो टाइम ज़्यादा एक ही समय पर, एक ही प्रश्न पर आपका समय जा रहा है, दैट मीन्स आपका उस समय निकलते जा रहा है, वो 3 घंटे में से उतना समय आपका घटते जा रहा है।
तो इसलिए किसी भी एक प्रश्न पर ज़्यादा समय कभी नहीं देना चाहिए। और जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उसको उस समय छोड़ दीजिए, उसके नेक्स्ट प्रश्न को आप टच करिए, उसको लिखना शुरू करिए, उसके आंसर को लिखना शुरू करिए। लेकिन बीच बीच में उस प्रश्न पर भी आपका ध्यान रखना होगा जिस प्रश्न को आपने छोड़ा है, ठीक है ना। और फिर जैसे याद ऐसा होता है कि हम लिखते जा रहे हैं, फिर बाद में अचानक याद आ गया, तो उस प्रश्न को फिर आगे चल करके आप उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। कई बार बच्चे ये पूछते हैं, क्लास में भी पूछते हैं, या हम लोग जब यूट्यूब करते हैं, हाँ, भी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ज़रूरी है कि सारे प्रश्नों को हम सीरियली लिखें। तो मैं आपको बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रश्नों का उत्तर आप यदि नहीं जान रहे हैं तो सीरियली करें। सीरियली लिखने में जो प्रश्न नहीं भी जान रहे हैं उसको गलत आप कर दिए, ऐसा कोई ज़रूरी। हाँ, प्रयास ये जरूर करना चाहिए कि यदि आप सभी प्रश्नों को जान रहे हैं तो एकदम 1 to 10, अगर 10 प्रश्न है या 20 प्रश्न है तो 1 to 20 तक एकदम सीरियली आप करते हैं, तो कॉपी चेक करने वाले, जो मूल्यांकन करने वाले जो टीचर होते हैं, उनके लिए थोड़ी सुविधा होती है कि मार्क्स बैठाने में। क्योंकि आप देखेंगे कि बोर्ड की जो कॉपी होती है उसमें ऊपर उसमें पूरा खांचा बना हुआ रहता है मार्किंग उसमें सेट करने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 नंबर आया तो फिर पेज पलट करके उसको 4 नंबर वहाँ दिया जाता है या 5 नंबर दिया जाता है, इस तरह से। तो उन्हें जो है सीरियली यदि आप लिखते हैं तो थोड़ी आसान होता, उनके लिए थोड़ा आसान होता है। लेकिन ये बात भी है कि यदि उस समय आपको उस प्रश्न का उत्तर यदि याद नहीं आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अब हम दिमाग में बैठा लिए हैं कि नहीं हमको सीरियली ही लिखना है और याद नहीं आ रहा है, तो आपका तो टाइम वो बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए जो प्रश्न पहले आ रहा है, हाँ, एक सेक्शन के प्रश्न को एक जगह जुड़ कर, जैसे 4 खंड है, क ख ग घ, तो क ख ग घ अगर खंड है तो जैसे क खंड को आप उठा लीजिए। अगर क खंड में किसी प्रश्न को आप नहीं जाता, क खंड पूरा छोड़ दीजिए। फिर ख वाले भाग को, बी सेक्शन को आप उठाइए, तो बी सेक्शन के सारे प्रश्न के उत्तर को एक बार में आप कर डालिए। फिर उसी प्रकार से सी सेक्शन को एक बार उठा कर करिए। अगर ए सेक्शन नहीं आ रहा तो ए सेक्शन को आप बाद में छोड़ दीजिए, लेकिन एक सेक्शन का जो क्वेश्चन का आंसर है उसको एक साथ ही करना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ मैं पॉइंट के माध्यम से बताया हूँ कि लेखन कला पर लिखने का जो आपकी जो कला है, जो स्पीड है, उसको आपको मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि कई बार हम प्रश्न जानते हैं परंतु लिखने का स्पीड नहीं रहने के कारण कुछ प्रश्न आपसे छूट जाते हैं, ठीक है ना। यदि कहने का मतलब ये है कि फुल मार्क्स सपोज कीजिए कि 80 है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में या झारखंड बोर्ड में भी 80 अगर फुल मार्क्स है आपके प्रश्न पत्रों का, या 90 मार्क्स का आपके पास प्रश्न पत्र है, तो सोचिए कि यदि 10 नंबर का क्वेश्चन आपका छूट गया तो 80 मार्क्स का है तो आपका फुल मार्क्स कितना, तो आपका मार्किंग जो होगा वो 70 में होगा। 10 नंबर तो ऐसे ही हट का उसमें से प्रश्न में सब घट गया, क्योंकि आपने टच ही नहीं किया, प्रश्न के उत्तर को आपने टच ही नहीं किया। तो टच नहीं किया तो केवल 70 आपका फुल मार्क्स हो गया, 10 नंबर ऐसे ही घट गया। अब आपका जो भी मार्किंग होगा वो 70 में मार्किंग होगा। अगर आप 10 नंबर का प्रश्न का उत्तर आप कुछ भी लिख देते हैं, लॉन्ग टाइप का यदि क्वेश्चन है, कुछ भी आप लिख देते हैं, तो सपोज कीजिए कि 10 में 10 नहीं मिलता है, 5 नंबर तो जो मिला होगा, 2-4 नंबर भी तो मिलेगा। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम पूरे की पूरी तरह से प्रश्न को छोड़ दें। इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आपका जो फुल मार्क्स है वो घट जाता है और फुल मार्क्स आपका 80 या 90 नहीं रह करके 70 या 80 हो जाता है, ठीक है। तो अतः किसी भी स्थिति में प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। एक चीज़ और आता है कि परीक्षा हॉल में हमें क्या करना चाहिए। जब परीक्षा हॉल में जिस दिन आप पहुंचते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बताया है कि यदि हम स्पेशली यदि हम 10th बोर्ड की बात करें तो सामान्यतः होता है क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पहली बार बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, जो भी फ्रेशर जो होते हैं बच्चे। कुछ बच्चे रिपीटर होते हैं तो उनकी बात तो मैं नहीं करता, उन्हें तो पता होता है कैसे कैसे होता है, लेकिन साल भर में काफ़ी अंतराल आ जाता है, समय बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, तो दिमाग से बातें उतर जाती हैं। आपके अपने स्कूल में जो परीक्षाएँ होती हैं उसमें आपको उतना भय नहीं होता है, लेकिन जब बोर्ड की परीक्षा आप देते हैं, चूँकि आपका सेंटर दूसरे स्कूलों में होता है, तो जब दूसरे स्कूलों में होता है वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, मन में एक अनावश्यक टाइप का भय बना रहता है। तो उस स्थिति में जो है अपने आप को सर्वप्रथम आपको नॉर्मल करना चाहिए। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचते हैं तो कभी एकदम जो एक अनावश्यक भय जो लगता है उसको आपको एकदम नॉर्मल स्थिति में हो जाना चाहिए। नॉर्मल आप रहेंगे तो सभी प्रश्नों का आंसर आपके माइंड में एक जगह स्थिर रहता है और उसको आप आसानी से क्रम वाइज कर सकते हैं, है ना। इसी बात को बताया, जहाँ सेंटर जनरली दूसरे विद्यालयों में रहता था, मन में जो है एक भय बना रहता है, जबकि अपने विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं की बात कुछ और होती है ना। वहाँ भय नहीं लगता, चूँकि हम जानते हैं कि भाई ये हमारा स्कूल है, हम यहाँ बराबर देते हैं, तो वहाँ जो है आदमी वो हैबिचुएटेड हो जाता है
अभ्यस्त हो जाते हैं सिर्फ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे दूसरे विद्यालयों की बात होती है तो वहाँ पर वो एक अनजाना एक भय मन में समाया रहता, कैसा है सेंटर, क्या है नहीं है इस पर। अतः परीक्षा के भय को सर्वप्रथम मन से निकालकर स्वयं को सामान्य स्थिति में बदलना चाहिए। तो आप शांत हो जाइए, मन को शांत कर लीजिए। अगर नहीं होता है थोड़ा देर आंख बंद करके 2 मिनट आप मौन धारण कर लें, एकदम सब कुछ कूल हो जाना चाहिए। जब भी आप परीक्षा में बैठते हैं आंसर को करने के लिए तो थोड़ा देर एकदम 2 मिनट जो है अपने मन को शांत करके बैठ जाएं और फिर जो है जब प्रश्न आपको मिलता है तो उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ और देखिएगा कि इसमें मैं टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा था, वही टाइम मैनेजमेंट मैंने यहाँ पॉइंट में दिया है। कहता प्रश्न पत्र को 2 बार ध्यान से पढ़ें। आप देखिएगा कि 15 मिनट का समय जो 15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है सिर्फ प्रश्न को पढ़ने के लिए। तो उसमें प्रश्न को पढ़ने के लिए दिया जाता है, उस समय आप लिखने का कोई भी काम ना करें, प्रश्न को आप पढ़िए और उसी समय साथ साथ ये भी चुनाव करते चले जाइए कि इसमें से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसको मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। और जब 15 मिनट का समय समाप्त होता है, जब आप बेल लगती है राइटिंग शुरू करने के लिए, तो उन्हीं प्रश्नों को लिखना शुरू कर दीजिए। तो 15 मिनट का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो समय आपका काउंट नहीं होता है 3 घंटे के अंदर, वो 3 घंटे से हट करके 15 मिनट का समय आपको बोर्ड में दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसको 2 बार जरूर प्रश्न पत्र को शुरू से लास्ट तक पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि आपने जो पढ़ा है वही प्रश्न है, या कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप पढ़े हैं नहीं आया है तो उसको कैसे लिखना है। इन सारी चीज़ों का प्लानिंग जो है उसी 15 मिनट में बच्चों को कर लेना चाहिए। ठीक है। और जिस प्रश्न को आप अच्छी तरह से जानते हैं उससे पहले करें, सबसे पहले प्राथमिकता जो है उन्हें ही देना चाहिए। जिस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं उस पर अधिक समय न देते हुए उससे बाद में लिखने के लिए उसे छोड़ दें। ठीक है। क्योंकि आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 3 ही घंटे में पूरे प्रश्न के उत्तर को लिखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो प्रश्न का आंसर कर रहे हैं और कॉपी उनसे ले ली जाती है। जो भी वहाँ इन्विजिलेटर रहते हैं वो कॉपी ले लेते हैं, क्योंकि समय पूरा हो जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कम से कम 10 से 15 मिनट का समय आप लास्ट में अपने हाथ में ज़रूर रखें, जिससे कि पूरे आंसर शीट का आप एक बार रिवीजन कर सकें। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिखने के तेज़ी में जो है जब बच्चे आंसर करते हैं तो तेज़ी में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं। जैसे कहीं है देना है, कहीं क्रिया का प्रयोग करना है, क्रिया का प्रयोग छूट गया, कहीं कर्ता छूट गया है, या कहीं अंडरलाइन करना है तो वो छूट गया है, या कोई प्रश्न ही छूट गया है। तो इन सभी चीज़ों को जो है आप लास्ट में 10 मिनट हाथ में बचा करके आप ज़रूर रखिए, इन सभी चीज़ों को रीचेक करने के लिए, है ना। जो आप आंसर करते हैं उसको रीचेकिंग करना अपने आप से ज़रूरी होता है। एक बार देख लीजिए कहीं हमने जो लिखा है कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा गया है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, तो उसको आप सुधार लीजिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है आपको लास्ट में 10 से 15 मिनट आप समय ज़रूर बचा करके रखिए। इसीलिए उसी हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ताकि आपके पास 10 से 15 मिनट का लास्ट में समय बचा रहे कॉपी देने से पहले। ठीक है ना, जमा करने से पहले। उसी बात को मैंने यहाँ भी बताया है कि अंत में 10 मिनट का समय हाथ में अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि अपने लिखे हुए आंसर का रिवीजन कर सके कि कहीं कोई आंसर छूट तो नहीं गया है या कहीं कोई गलत तो नहीं लिखा गया है। ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है आपको बहुत ज़रूरी होता है कि 10 मिनट का समय आप अपने हाथ में रखिए। ठीक है। यदि आप उपयुक्त बिंदुओं को आप सावधानीपूर्वक पालन करते हैं, मैंने जो बिंदु आपके सामने हमने रखे हैं, तो इन बिंदुओं को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है एकदम उत्कृष्ट अंक प्राप्त होंगे। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है, कोई इसमें संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और हर बार बोर्ड के एवल्यूशन में मैं भी रहता हूँ। ये मेरा अपना जो है ये 25 इयर्स का ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है। CBSE बोर्ड का भी, स्टेट बोर्ड्स का भी, दोनों बोर्ड्स का ये हमारा खुद का अपना अनुभव है। एक मैं बता दूं, मेरा एक काफ़ी इस चैनल को देखने वाले से तो बहुत ही बच्चे हैं। मेरा एक और बच्चा है, ये विष्णु सिंह करके, पूरा नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा है, वो बिहार से लड़का है। वो काफ़ी हमारे चैनल को वो बच्चा देखता है, वो उसके लिए मैं बहुत मैं धन्यवाद मैं उस बच्चे को दे रहा हूँ जो हमारे चैनल को देखता भी है। और वो लड़का जो है हमेशा कमेंट के माध्यम से कुछ न कुछ वो राय मशवरा भी वो छात्र वो करते हैं मेरे साथ, तो काफ़ी वो जुड़े रहते हैं। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप सभी भी जो हमारे इस ओझा सर क्लासेस को देख रहे हैं, आप ज़रूर जुड़िए और अपने विचार जो है हमें ज़रूर जो है आप हमें देते रहिए। इससे हमें भी एक एनर्जी मिलती है आपको और अच्छे से अच्छे इस काम को करने के लिए। ठीक है। तो आप
यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे इस चैनल को नहीं देख पा रहे हैं या नहीं जानते हैं उन्हें भी पता हो और इससे वो लाभान्वित हो सकें। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं, और उन सभी बच्चों के लिए जो इस चैनल में देखते हैं और हमारे लिए कमेंट करते हैं कि सर इसमें और क्या हम सुधार कर सकते हैं, आपके भी जो विचार होते हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों का विचार बड़ा ही उत्तम होता है। जैसे मैंने बताया, विष्णु का जो नाम बताया वो विष्णु सिंह करके है लड़का, वो काफ़ी एक्टिव रहता है, हमेशा मेरे साथ वो देखते हैं कि कन्वर्सेशन में जुड़ा रहता है कमेंट के माध्यम से। कभी सिलेबस पूछना है या कभी कोई डाउट होता है तो बच्चा पूछता है, काफ़ी मुझे खुशी होती है, मुझे कोई कष्ट नहीं होता, और मैं तुरंत रिप्लाई भी करता हूँ। यदि उस चैनल को बच्चा देख रहा होगा तो काफ़ी खुश हो रहा होगा कि सर हमारे विषय में वो बातें कर रहे हैं, तो काफ़ी हमें भी खुशी होती है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और बच्चों से जो काफ़ी अपनापन मुझे रहता है, स्पेशली स्टूडेंट्स से काफ़ी लगाव रहता है, और मैं चाहता हूं कि हमारे सहयोग से यदि किसी बच्चे का और कुछ अच्छा हो जाता है तो मेरा क्या जाता है ना, हम तो उसी के लिए हैं, आप ही के लिए हैं। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।